नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेनरिक हिमलर की। एक ऐसा शख्स जिसे नाजी जर्मनी में खौफ की नज़रों से देखा जाता था। लाखों बेकसूर लोगों को दर्दनाक मौत देने वाली नाजी जर्मनी की सबसे क्रूअल फोर्स शुत्ज़ाफेल का कमांडर था हेनरिक हिमलर। वह हेनरिक हिमलर ही था जिसने पूरे होलोकॉस्ट को डिज़ाइन किया था। हेनरिक हिमलर का ऑरा इतना पावरफुल था कि उसकी एक झलक से ही ऑफिसर्स मोटिवेटेड फील करते थे। हिटलर के बाद अगर जर्मनी में कोई सबसे पावरफुल और डेंजरस इंसान था तो वह हेनरिक हिमलर था। हिमलर शुरुआत से ही इतना खतरनाक इंसान नहीं था। हिमलर ने यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर की पढ़ाई की थी। हिमलर के फादर ने अपनी पावर का यूज कर हिमलर को 11th बवेरियन रेजिमेंट की रिजर्व बटालियन में एज एन ऑफिसर कैंडिडेट रिक्रूट करवा दिया था इन ईयर 1917। नवंबर 1918 में हिमलर अभी अपनी ट्रेनिंग के इनिशियल स्टेजेस में ही थे जब वर्ल्ड वॉर 1 का एंड हो जाता है, जिसमें जर्मनी की बुरे तरीके से हार होती है और हिमलर की ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी वहीं खत्म हो जाती है। फ्रॉम ईयर 1919 टू 1922 हिमलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में एग्रीकल्चर की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी के इनिशियल डेज में हिमलर एक कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करते हैं और लीग ऑफ अपोलो नाम के ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं। इस ग्रुप के प्रेसिडेंट एक जूइश थे और हिमलर का अपने प्रेसिडेंट के साथ एक बहुत ही पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रिलेशन था। लेकिन किसे पता था कि जूइश प्रेसिडेंट के साथ टाइम स्पेंड करने वाला हिमलर आगे जाकर लाखों ज्यूज को मौत के घाट उतारने वाला था। अपनी यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में हिमलर अपने मिलिट्री करियर को परस्यू करने के लिए अपने एफर्ट्स को डबल कर देते हैं, लेकिन फिर भी वह सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एक इवेंट में हिमलर अर्नस्ट रोम से मिलते हैं, जो कि नाजी पार्टी के मेंबर थे और फेमस स्टॉर्म ट्रूपर बटालियन के को फाउंडर भी थे। हेनरिक हिमलर अर्नस्ट रोम से मिलते ही इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि उन्हें एडमायर करने लगते हैं, बिकॉज रोम एक डेकोरेटेड कॉम्बैट सोल्जर थे और अर्नस्ट रोम की सजेशन पर ही हिमलर एंटी सेमेटिक नेशनल ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग यहीं से हिमलर के मन में ज्यूज के अगेंस्ट नफरत पैदा होने वाली थी। हिमलर नाजी पार्टी ज्वाइन करते हैं अगस्त 1923 को और नवंबर 1923 में हिटलर और उनके साथियों के साथ फेमस बियर हॉल पुच में भी पार्ट लेते हैं, जो कि एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था नाजी पार्टी का टू सीज पावर फ्रॉम जर्मन गवर्नमेंट। इस इवेंट से हिमलर खुद को पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन बियर हॉल पुच, जो कि एक कू था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सक्सेसफुल नहीं हो पाता और हिमलर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उनसे इंटेरोगेशन की जाती है रिगार्डिंग हिज इन्वॉल्वमेंट। लेकिन कुछ ही समय में उन्हें रिलीज भी कर दिया जाता है क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले थे। बियर हॉल पुच में उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हिमलर को अब उनकी जॉब से भी निकाल दिया जाता है। नाजी पार्टी के लीडर हिटलर को भी अरेस्ट किया जा चुका था और उन्हें भी 5 साल की सजा मिल गई थी। अपने कॉन्टिन्यूअस फेलियर से परेशान होकर हिमलर अब काफ़ी एग्रेसिव होने लगे थे। बाकी सभी नाजी पार्टी मेंबर्स की तरह हेनरिक हिमलर हिटलर के करिश्मा से इतना इंप्रेस नहीं थे। हिमलर को दरअसल नाजी पार्टी इसलिए अपीलिंग लगती थी क्योंकि नाजी पार्टी के विचार हिमलर के खुद के विचारों से मैच करते थे। कुछ ही समय में हिटलर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए हिमलर भी हिटलर को एक पावरफुल फेस ऑफ नाजी पार्टी की तरह रिगार्ड करने लगते हैं। इसके साथ ही उन्हें एडमायर करने लगते हैं और कुछ ही समय में वह हिटलर को वर्शिप तक करने लगते हैं। ईयर 1925 में हेनरिक हिमलर शुत्ज़ाफेल को ज्वाइन करते हैं। इनिशियल स्टेज में शुत्ज़ाफेल एक लार्जर पैरामिलिट्री फोर्स स्टॉर्म ट्रूपर्स का एक छोटा सा पार्ट थी, जिसे 1923 में बनाया गया था फॉर हिटलर्स प्रोटेक्शन। ईयर 1926 में हिमलर को डिस्ट्रिक्ट लीडर अपॉइंट किया जाता है और जनवरी 1927 को उन्हें प्रमोट किया जाता है एज डेप्यूटी प्रोपेगेंडा चीफ ऑफ शुत्ज़ाफेल। अब हिमलर ज्यूज का डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं और फील करते हैं एक स्ट्रॉन्ग नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ ज्यूज, क्योंकि नाजी खुद को प्योर आर्यन रेस का मानते थे और उनके अकॉर्डिंग ज्यूज खतरा थे आर्यन रेस के लिए और रिस्पॉन्सिबल थे जर्मनी की हार का इन वर्ल्ड वॉर 1। 1927 को हेनरिक हिमलर हिटलर को अपनी एक विजन बताते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वे शुत्ज़ाफेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहते हैं इनटू अ मोर लॉयल, पावरफुल एंड रेशियली प्योर एलीट यूनिट। जल्दी ही हिटलर भी हिमलर की इस विजन से इंप्रेस हो जाते हैं और उन्हें शुत्ज़ाफेल में एज अ कमांडर अपॉइंट करते हैं। जनवरी 1929 में हिमलर अपने कमांडर रैंक को एज्यूम करते हैं विद हिटलर्स अप्रूवल। इन जस्ट अ टाइम स्पैन ऑफ 1 ईयर हिमलर शुत्ज़ाफेल को एक 290 लोगों की फोर्स से 3000 लोगों की आर्मी में कन्वर्ट कर देते हैं।
शुत्ज़ेफ़ल अभी भी स्ट्रॉम ट्रूपर्स के अंडर ही काम करती थी, लेकिन हेनरिक हिमलर कॉन्टिन्यूसली हिटलर को परसुएड करते हैं कि शुत्ज़ेफ़ल को एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रन किया जाए। जुलाई 1932 के इलेक्शंस में नाजी पार्टी को मिले ह्यूज सपोर्ट से हिटलर बनते हैं जर्मनी के नए चांसलर, और 1934 में हिटलर की कैबिनेट एक लॉ पास करती है जिसके अकॉर्डिंग अगर जर्मनी के प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो प्रेसिडेंट का ऑफिस एबॉलिश कर दिया जाएगा और उनकी सभी पावर्स चांसलर की पावर्स में मर्ज हो जाएंगी। और इस लॉ के साइन होने के अगले ही दिन जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की डेथ हो जाती है और हिटलर बन जाते हैं हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और उन्हें टाइटल दिया जाता है फ्यूरर, यानी कि लीडर एंड चांसलर ऑफ द जर्मनी। ईयर 1933 आते ही हिमलर शुत्ज़ेफ़ल का नंबर अब 3000 से 52,000 तक कर चुके थे। शुत्ज़ेफ़ल की मेंबरशिप रिक्वायरमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दी गई थी। सिर्फ प्योर आयरन बेस के लोग ही अब शुत्ज़ेफ़ल के मेंबर्स बन सकते थे। हेनरिक हिमलर रेनहार्ड हेड्रिक को अपॉइंट करते हैं एज अ चीफ ऑफ न्यू इंटेलिजेंस सर्विसेज, और कुछ ही समय में हिमलर हेड्रिक को अपना डेप्यूटी भी अपॉइंट कर देते हैं। हिमलर और हेड्रिक का रिलेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हिमलर फुल अथॉरिटी देते हैं हेड्रिक को टू टेक डिसीजंस ऑन हिज बिहाफ। हेनरिक हिमलर और रेनहार्ड हेड्रिक शुत्ज़ेफ़ल को अब स्ट्रॉम ट्रूपर्स के कंट्रोल से अलग कर देते हैं, और जल्दी ही दोनों सभी स्टेट्स की पॉलिटिकल पुलिस को भी टेक ओवर करना शुरू करते हैं। हेनरिक हिमलर डकाउ एरिया में फर्स्ट ऑफिशियल कंसंट्रेशन कैंप सेटअप करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट होते ही ईयर 1939 में अब तक हिमलर 6 कंसंट्रेशन कैंप्स एस्टैब्लिश कर चुके थे, जिनमें नियरली 27,000 प्रिजनर्स थे, और इन सभी कंसंट्रेशन कैंप्स में डेथ टोल्स काफ़ी हाई थे। हिटलर हिमलर की एक्टिविटीज से काफ़ी इम्प्रेस थे, और 21 जून को वह डिसाइड करते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी स्टॉर्म ट्रूपर्स को अब एलिमिनेट कर देना चाहिए। इसी के साथ शुत्ज़ेफ़ल अब एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है जो अकाउंटेबल थी सिर्फ हिटलर को। हिमलर का टाइटल एज अ कमांडर ऑफ शुत्ज़ेफ़ल हाईएस्ट फॉर्मर रैंक डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो इक्विवेलेंट था टू द फील्ड मार्शल ऑफ आर्मी के, और स्टॉर्म ट्रूपर्स को अब स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ईयर 1939 में हेनरिक हिमलर, रेनहार्ड हेड्रिक और हेनरिक म्यूलर मास्टरमाइंड करते हैं एक प्रोजेक्ट को जिसका कोड नेम था ऑपरेशन हिमलर। इसके अकॉर्डिंग जर्मन सोल्जर्स पॉलिश यूनिफॉर्म में बॉर्डर पर जर्मनी के अगेंस्ट पॉलिश एग्रेशन को डिस्प्ले करेंगे, और इन्हीं इंसिडेंट्स को नाजी प्रोपेगेंडा में यूज किया जाता है टू जस्टिफाई द इन्वेजन ऑफ पोलैंड, जो कि था ओपनिंग इवेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। हिटलर की ऑथराइजेशन से हेनरिक हिमलर और रेनहार्ड हेड्रिक के अंडर एक टास्क फोर्स जिसका नाम था डेथ स्क्वाड्स फॉर्म की जाती है। बाय द एंड ऑफ द ईयर यह डेथ स्क्वाड्स नियरली 65,000 इंटेलेक्चुअल्स और सिविलियंस का मर्डर करते हैं, और इन्हीं डेथ स्क्वाड्स को काम दिया जाता है ज्यूज को राउंड अप कर गेटोस और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लाने का। नाजीज के अकॉर्डिंग जर्मन पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए ज़रूरत थी ह्यूज लैंड की। सोवियत यूनियन पर इन्वेजन से पहले हेनरिक हिमलर एक जनरल प्लान टू द ईस्ट की प्रिपरेशन करते हैं। इस प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले पोलैंड, वेस्टर्न यूक्रेन और बेलारूस को कॉन्कर किया जाएगा, और उसमें रीसेटल किया जाएगा 10 मिलियन जर्मन्स को, और वहां पर ऑलरेडी रह रहे 31 मिलियन लोगों को ईस्ट की तरफ शिफ्ट किया जाएगा और उनसे फोर्स लेबर की तरह काम लिया जाएगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगभग 30 साल का समय लगने वाला था, लेकिन हिमलर के अकॉर्डिंग उनके पास इतना समय नहीं था। दिसंबर 1941 में मॉस्को में अटैक करने गए जर्मन्स को सक्सेस नहीं मिल पाती, और सोवियत यूनियन उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। हिटलर और नाजी ऑफिशियल्स को अब आइडिया हो जाता है कि ईस्ट में मास डेपुटेशन फिलहाल पॉसिबल नहीं है, इसलिए वह सभी ज्यूज को डिपोर्ट करने की जगह मार डालते हैं। ज्यूज के अगेंस्ट हेट्रेड नाजी पार्टी की रेशियल पॉलिसी का पार्ट था, जिसके अकॉर्डिंग आर्यन रेस के सामने किसी भी इंफीरियर रेस को जीने का कोई हक नहीं था। इसी पॉलिसी पर काम करते हुए रेनहार्ड हेड्रिक एक मीटिंग अरेंज करते हैं 20 जनवरी 1942 को, जिसे टॉप नाजी ऑफिशियल्स ज्वाइन करते हैं। इसी मीटिंग में प्लान बनाया जाता है फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूइश क्वेश्चन का। इसी मीटिंग में हेड्रिक यह डिटेल्स देते हैं कि ज्यूज को फिट और अनफिट के 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, और जो काम करने के लिए फिट हो उनसे काम कराया जाए, और जो काम करने के लिए फिट नहीं है उन्हें डायरेक्टली मार दिया जाए। मीटिंग में हेड्रिक बताते हैं कि उन्होंने ज्यूज की टोटल कैलकुलेशन कर ली है, और यह नंबर है 11 मिलियन। हेड्रिक सभी को बताते हैं कि हिटलर ने हेनरिक हिमलर को इस प्लान के लिए इंचार्ज बनाया है,
लेकिन कुछ ही समय में जून 1942 को ऑपरेशन एंथ्रोपॉइड के अंडर हेड्रिक को असैसिनेट कर दिया जाता है कंट्री प्राग में। रेनहार्ड हेड्रिक को असैसिनेट करने वाले लोग थे जोसेफ गैप्चिक एंड यान कुबिस, जो कि मेंबर थे चेकोस्लोवाकियास आर्मी इन एग्जाइल के। दोनों लोगों को ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव्स ने ट्रेन किया था टू किल रेनहार्ड हेड्रिक। 9 जून 1942 को हिमलर के साथ हुई डिस्कशन के बाद हिटलर ऑर्डर करते हैं कि वह हेड्रिक की मौत का बदला जरूर लेंगे। लगभग 13,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और जिस विलेज के पास हेड्रिक को मारा गया था उस विलेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। नियरली 1300 लोगों को फायरिंग स्क्वाड्स के थ्रू मार दिया जाता है। हेड्रिक की मौत से गुस्साए हिमलर अब ज्यूज को मारने का प्रोसेस और तेज करने वाले थे और इसके लिए वह एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं जिसे नाम देते हैं ऑपरेशन रेनहार्ड इन द ऑनर ऑफ रेनहार्ड हेड्रिक। नाजी सभी ज्यूज को मारने के लिए गैस वैन्स और फायरिंग स्क्वाड्स का यूज करते थे। हिमलर को यह फील होता था कि जिस लेवल का उनका ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग ये मेथड्स काफी स्लो हैं। अगस्त 1941 में हिमलर मिन्स्क एरिया में खुद अटेंड करते हैं एक शूटिंग इंसिडेंट जिसमें लगभग एक साथ 100 ज्यूज को गोली मार दी जाती है। इस पूरे इंसिडेंट को देखकर हिमलर को बहुत बुरा फील होता है और वह काफी शॉक में आ जाते हैं। हिमलर को जो दुख और शॉक लग रहा था वह यह था कि इस पूरे इंसिडेंट से उनके शुत्ज़ेफल और डेथ स्क्वाड्स के किलर्स की मेंटल हेल्थ काफी इफेक्ट हो जाती होगी, इसलिए इन सभी ज्यूज को मारने के लिए उन्हें कोई और मेथड सोचना होगा। हिमलर के ऑर्डर मिलते ही 1942 में ऑश्विट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप को एक्सपैंड किया जाता है और उसमें अब एडिशनल गैस चैम्बर्स को इंक्लूड किया जाता है। अब एक साथ काफ़ी विक्टिम्स को इन गैस चैम्बर्स में डालकर पॉइजनस गैस के थ्रू मारा जा सकता था। हिमलर 17 और 18 जुलाई 1942 को ऑश्विट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप विजिट करते हैं और उनकी विजिट के दौरान काफ़ी ज्यूज को इन गैस चैम्बर्स में डालकर मारा जाता है ताकि हेनरिक हिमलर को डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा सके इन गैस चैम्बर्स का। डेमोन्स्ट्रेशन से खुश हुए हेनरिक हिमलर ऑश्विट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप के 28 ऑफिसर्स को प्रमोशन देते हैं। इन्हीं कंसंट्रेशन कैंप्स में आने वाले समय में 5 मिलियन ज्यूज को मारा जाता है बाय नाजी ऑफिशियल्स। 20 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर और हेनरिक हिमलर आखिरी बारी मिलते हैं हिटलर के फ्यूरर बंकर में। इस समय सोवियत फोर्सेस काफ़ी तेज़ी से जर्मनी में एडवांसेस कर रही थी। यहीं पर हिटलर हिमलर से बताते हैं कि वह बर्लिन नहीं छोड़ेंगे डिस्पाइट ऑफ सोवियत एडवांसेस। हिमलर जल्दी ही यह रियलाइज कर लेते हैं कि हिटलर अब अपनी हार मान चुके हैं। 23 अप्रैल को हिमलर स्वीडिश रेड क्रॉस के वाइस प्रेसिडेंट बर्नाडोट से स्वीडिश कॉन्सुलेट में मिलते हैं और खुद को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ प्रोविजनल लीडर ऑफ जर्मनी। हिमलर बर्नाडोट से कहते हैं कि वह यूएसए के जनरल ड्वाइट आइजनहोवर को इन्फॉर्म कर दें कि कुछ ही दिनों में हिटलर मार दिए जाएंगे और जर्मनी वेस्टर्न एलाइज के आगे सरेंडर करने को तैयार है इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग टू सोवियत यूनियन। 28 अप्रैल को बीबीसी पर रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट की जाती है जिसमें बताया जाता है कि हिमलर वेस्टर्न एलाइज के साथ नेगोशिएशंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। यह न्यूज़ सुनते ही खुद को निराशा के साथ अपने बंकर में बंद कर चुके हिटलर फिर से एक बारी जोश और गुस्से से भर उठते हैं और अपने साथ बंकर में मौजूद ऑफिसर से कहते हैं कि इससे बड़ी गद्दारी उन्होंने आज तक नहीं देखी। हिटलर अब जल्दी ही हिमलर का अरेस्ट वारंट भी इशू कर देते हैं। हिमलर के नेगोशिएशन की न्यूज़ सुनते ही उनके सभी कॉमरेड्स उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं और हिमलर को अब एलाइज भी ढूंढ रहे थे। हिमलर एक जगह से दूसरी जगह पर छिपने की कोशिश करते हैं और फाइनली 21 मई को फॉर्मर सोवियत प्रिजनर ऑफ वॉर हिमलर को अरेस्ट करते हैं। काफी दिनों तक एक कैंप से दूसरे कैंप में भेजते हुए हिमलर फाइनली ब्रिटिशर्स के इंटेरोगेशन कैंप में पहुंचते हैं। अभी तक ब्रिटिशर्स को नहीं पता था कि उन्होंने किसे अरेस्ट किया है। उन्हें हिमलर एक रेगुलर नाजी पार्टी ऑफिसर लग रहे थे। ड्यूटी ऑफिसर कैप्टन थॉमस एक रूटीन इंटेरोगेशन स्टार्ट करते हैं हेनरिक हिमलर के साथ। उसी इंटेरोगेशन के दौरान हिमलर बताते हैं कि वह दरअसल कौन है और यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कुछ ही देर में हिमलर अपने टीथ में छिपाए पोटेशियम साइनाइड के कैप्सूल को च्यू कर लेते हैं और फ्लोर पर ही कोलैप्स कर जाते हैं। उसी समय हेनरिक हिमलर की डेथ हो जाती है। हिमलर की ग्रेव की लोकेशन आज भी अननोन है। तो दोस्तों, यह थी जर्नी जर्मनी के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ऑफिसर्स में से एक हेनरिक हिमलर की। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।